वहीं कमरे में सोफे पर साहिल और रोहित आमने सामने बैठे हुए थे। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन दोनों के हाथ में वाइन का ग्लास था जिससे वे दोनों थोड़ी थोड़ी देर में वाइन पी रहे थे। वाइन पीते हुए दोनों ही बातें किए जा रहे थे। तभी रोहित सिंह ने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके सवाल को सुनकर साहिल ने वाइन के गिलास को हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस अपने पर्सनल काम की वजह से आया हूँ। यह सुनकर रोहित ने उसे घूर कर देखा और फिर अपनी बात को दबाव बनाते हुए बोला, पर्सनल काम? अगर तुम्हारे बारे में किसी को भी पता चल गया और अगर तुम पकड़े गए तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी कही हुई बात को सुनकर साहिल ने सुनी तो वह जो कि वाइन के गिलास को हिला रहा था उसका हाथ एकदम से रुक गया। उन्होंने अपनी तिरछी निगाहों से रोहित सिंह की तरफ देखा और फिर उन्हें घूरते हुए बोला, और आपको क्या लगता है कि मुझे कौन पकड़ सकता है? जिस पर रोहित सिंह ने मुस्कुराकर कहा, कौन पकड़ सकता है ये तो मैं तुम्हें बता सकता, लेकिन तुम्हारे पीछे अब सीक्रेट पुलिस काम कर रही है, ये तो तुम्हें ही पता होगा ना। और हाँ, तुम ये कभी मत भूल सोचना कि मुझे किसी के बारे में भी कुछ पता नहीं होता। मेरी यहाँ पर जो भी काम करते हैं मुझे उनकी सारी जानकारी रहती है। जिस पर साहिल ने उन्हें घूर कर देखा और फिर वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका असिस्टेंट भागता हुआ उसके पास आया और वह हड़बड़ाता हुआ जल्दी से बोला, सॉरी बॉस डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि बताना ज़रूरी था। उसकी बात को सुनकर और उसे डिस्टर्ब करते हुए देखकर साहिल ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, क्या हुआ? उसके असिस्टेंट के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, हमारा आज जो माल इंग्लैंड जाने वाला था वहाँ के ठिकाने का ना जाने कि कैसे पुलिस को पता चल गया है और हमारे सभी आदमियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। उसकी कही हुई बात को सुनकर रोहित सिंह और राहुल दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए थे। एकदम से ही साहिल का चेहरा गुस्से से भर गया था और उसने गुस्से से चिल्लाता, ये सब कैसे हो सकता है और किसकी इतनी हिम्मत हो गई ये सब करने की, बताओ मुझे। कि कहीं हुई उसकी कही हुई बात सुनकर असिस्टेंट ने डरते हुए कहा, पता नहीं बॉस। और जैसे ही साहिल ने उसकी कही हुई यह बात सुनी वैसे ही उसका गुस्सा चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया था। उसने एक जोरदार लात अपने असिस्टेंट के पेट पर दे मारी। उसकी वजह से उसका असिस्टेंट थोड़ा दूर जाकर जमीन पर धड़ाम से गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। लेकिन साहिल को इस चीज़ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। उसने गुस्से से कहा, कैसे नहीं पता तुम्हें? आखिरकार तुम सब कर क्या रहे थे? हर दिन हमारा कोई ना कोई आदमी मर रहा है लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं है आखिर किसने किया ये। वह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। वहीं उसे इतने गुस्से में देखकर रोहित सिंह उसकी तरफ घूर कर देखते हुए ताना देकर कहा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है और तुम्हारी वजह से कुछ भी नुकसान हुआ तो वह तुम्हें सच में जिंदा नहीं छोड़ेगा। साहिल का मूड तो पहले से ही खराब हो गया था। यह सुनकर उसका तो पारा जैसे हाई हो चुका था। उसने उसे घूर कर देखा और फिर वह वहाँ से जल्दी से चला गया था। वह जल्दी से पार्टी हॉल से बाहर निकला और कार में बैठकर वहाँ से निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ कायरा अभी भी सिरवर को ही घूर कर देख रही थी और सिरवर खून से लथपथ होकर बेड पर बेहोश पड़ा था। वह सफेद बेड थी अब खून से लथपथ हो चुका था। अगर कोई भी इस वक्त कायरा को देखता तो वह पूरी तरीके से डर जाता। तभी कायरा एक ही नज़र साइड टेबल पर रखे हुए पानी के जग पर पड़ी। फिर वह जल्दी से खड़ी हुई और उसने वह पानी का जग उठाया और सीधे सिरवर के मुंह पर फेंक दिया, जिसके कारण सिरवर के ने एक बदम से आंखें खुल गईं। लेकिन उसकी आंख बुरी हालत हो चुकी थी, वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी हुई कायरा पर पड़ी तो उसका पूरा शरीर मानो ठंडा पड़ गया था। उसकी आंखों में जैसे खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे कायरा किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। वहीं कायरा ने उसकी लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और जल्दी से उसके चेहरे को पकड़ लिया और फिर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, क्या हुआ? डर लग रहा है? बिल्कुल ऐसा ही डर उन लड़कियों को लगता था, याद करो। जब सिरवर ने यह सुना तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई थी और उसने अपनी डरती हुई आवाज़ में कायरा से कहा, तुम हो कौन? आखिर कौन हो तुम? उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी लेकिन कायरा फिर भी उसके सवाल को सुनती
थी कि वह क्या करना चाह रहा है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर वापस से एक स्माइल आ गई और उसने मुस्कुराते उसकी तरफ देख कर कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में जानने के लिए इतनी मरे जा रहे हो। कोई नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम कायरा कायरा सिंह है। तुम्हें कुछ याद आया? और उसके चेहरे पर उसकी उंगलियां टाइट हो गई थी। जब सिरवर ने सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा था। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा था और फिर वह लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, कायरा। उसकी ऐसी हालत देखकर कायरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी और वह मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ? हैरान हो गए? हैरान तो होना ही था, इतने अच्छे से जानते हो ना भाई, उसने भाई सब जोर देते हुए कहा था। वहीं उसकी वही बात सुनकर श्रवण उससे दूर होने लगा और वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन कायरा ने उसे काफ़ी ज़्यादा टाइट पकड़ रखा था, जिसके कारण वह खुद को छुड़ा भी नहीं पाता था। उसका पूरा शरीर पहले से ही घायल हो चुका था। तभी कायरा ने खुद ही उसके चेहरे को छोड़ दिया और फिर उसने अपने ब्लैक गाउन को ऊपर किया तो उसके पैर के पास एक गन थी। उसने गन को निकाला और सीधे अपनी लाल आंखों से साथ सिल्वर पर पॉइंट कर दी। यह देखकर सिल्वर बुरी तरीके से कांपने लगा था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ कायरा, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारा भाई हूँ, प्लीज़ कायरा। जब कायरा ने उसकी हंसी ऐसी हालत को देखा तो उसके मुंह से और जब भाई सब सुना तो उसकी आंखों में एक तूफान उठने लगा। तो उसने जल्दी से स्टेयर पर अपनी उंगली को रख दिया, जिसके बाद कमरे में एक जोरदार बुलेट चलने की आवाज़ आई और वह बुलेट सीधे सिरवट के माथे के बीचों बीच लगी थी। वह वहीं पर ढेर हो गया था। कायरा की आंखों में अभी भी गुस्सा था और उसने एक नज़र सिरवट को देखा और अपनी आंखों में बेशुमार नफरत को लिए हुए बोली, तुम सिर्फ भाई के नाम पर कलंक थे, जिसने ना जाने कितनी ही लड़कियों को उनकी जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया था, जिसे मैंने आज इस दुनिया से मिटा दिया। फिर वह थोड़ी देर तक उसे वैसे ही गुस्से से घूरने के बाद उसने अपने फ़ोन को निकाला और अर्पित को कॉल किया, जो कि उस रूम के बाहर खड़ा हुआ था और उसकी कॉल का वेट कर रहा था। उसके कॉल को देखते ही उसने जल्दी से कॉल को पिकअप कर लिया था, जिस पर कायरा ने काफ़ी सीरियस वॉइस में कहा, पुलिस को बुलाओ। उसकी कही हुई बात को सुनकर अर्पित ने जल्दी से कहा, मैं ऑलरेडी कॉल कर चुका हूँ, अब तुम जल्दी से कमरे से बाहर निकलो। उसकी कही हुई बात को सुनकर कायरा ने कॉल को कट कर दिया था और वह कमरे के बाहर निकले। जब अर्पित ने उसे देखा तो हैरान हो गया, लेकिन कायरा ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी गन को उसकी तरफ उछाल दिया, जिसे अर्पित ने जल्दी से कैच कर लिया था और उसे रख लिया था। फिर कायरा ने अपने बालों के जोड़े को खोल दिया, जिसमें से एक पेन ड्राइव थी। उसने उसे अर्पित को दे दिया और फिर जल्दी से सीरियस आवाज़ में बोली, पुलिस को दे देना। उसकी कही हुई बात को सुनकर अर्पित ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, तुम यहाँ से निकलो, यहाँ रहना अब तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। उसकी कही हुई बात को सुनकर कायरा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और वह वहाँ से जाने लगी थी। वह कॉरिडोर में जा ही रही थी कि तभी वहाँ से गुजर रहे एक बॉडीगार्ड की नज़र उस पर पड़ गई थी। उस पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखें फटी छोटी हो गई थी और वह जोर से चिल्लाया, रुको। पर जैसे ही कायरा ने यह आवाज़ सुनी वैसे एकदम से वह रुक गई थी। उसके रुकते ही वह बॉडीगार्ड उसकी तरफ आने लगा था, जिसे महसूस करके कायरा ने अपनी आंखों को इधर उधर घुमाया और सोचने लगी कि वह क्या करे। लेकिन जब वह बॉडीगार्ड उसके पास आने ही वाला था तभी वह वहाँ से भागने लगी और वह बॉडीगार्ड भी उसके पीछे भागने लगा। उसने जल्दी से वॉकी टॉकी को निकाला और सभी को अलर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से सिंह फैमिली की सारी बॉडीगार्ड्स अचानक से अलर्ट मोड पर आ गए थे। सभी लोग इधर से उधर उस लड़की को ढूंढने लगे थे। कायरा पूरी तरीके से फंस चुकी थी, क्योंकि हर जगह पर बॉडीगार्ड थे। उसके बाल पहले से ही खुल चुके थे। उसने जल्दी से भागते उस कान को जिप को खोला और उसे निकाल दिया। उसे एक साइड फेंक दिया। उसने उस ब्लैक गाउन के भीतर एक ब्लैक कलर के घुटनों तक की वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी। उसने एक रुमाल निकाला और अपने चेहरे को साफ किया। तभी पीछे से आवाज़ आई, रुको। लेकिन इस उस आवाज़ को सुनने के बाद भी वह बिल्कुल भी नहीं रुकी। वह वहाँ से भागने लगी। तभी उसके सामने से भी एक बॉडीगार्ड उसकी तरफ चला आ रहा था। यह देखकर कायरा बुरी तरीके से हैरान हो गई थी। तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ खींच दिया, जिसके कारण कायरा खुद को संभाल नहीं पाई और उस तरफ खींची चली गई और जिसने उसे खींचा था उसने उसे एक दीवार से टिका दिया। वहाँ पर एक बालकनी थी और चांद की मध्यम रोशनी उस बालकनी में पड़ रही थी। उस मध्यम रोशनी कायरा ने देखा कि जिस इंसान ने उसे खींचा था वह कोई और नहीं बल्कि करण था, जिसकी वजह से कायरा की आंखों में थोड़ी देर के लिए हैरानी दिखाई दी। लेकिन
फिर से उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और वह कुछ पूछती या फिर बोलती उससे पहले ही करण ने अपने पतले गुलाबी होठों को अचानक से कायरा के होठों पर रख दिया था, क्योंकि करण ने उस तरफ से आते हुए एक बॉडीगार्ड को देख लिया था। वहीं कायरा की आंखें अचानक से इस सडन किस की वजह से खुली की खुली रह गई थी। वह एकदम से अपनी जगह पर ही जम से गई थी। वह करण के चेहरे को देखने लगी, जिसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। चांद की मध्यम रोशनी में भी थी, वह उसके चेहरे को साफ साफ देख पा रही थी। करण इतना सुंदर था कि ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया था, और उसका कायरा भी इनकार नहीं कर सकती थी कि वह देखकर शॉक्ड रह गई थी। कायरा एकदम से हैरान हो चुकी थी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वह करण के चेहरे को देख रही थी। वहीं करण ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था और उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों के साथ दीवार से जकड़ रखा था। वहीं जब वह बॉडीगार्ड्स उन दोनों के पास आया तो वह उन दोनों को ऐसे देखकर जल्दी से वहां से चला गया था। वहीं करण ने जब फुट स्टेप्स की आवाज़ नहीं आई तो उसने अपनी आंखों को खोला और उसकी ठंडी नजरें कायरा की नज़रों से जा टकराईं, और फिर वह उससे दूर हो गया और एकदम से एक कदम पीछे हट गया था। वहीं कायरा एकदम से शॉक्ड होकर खड़ी हुई थी। तभी अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह हैरानी से खड़ी हुई बस करण को ही देखे जा रही थी। वहीं जब करण ने उसे ऐसे ही खड़ी हुई देखा तो उसने उसकी फिक्र करते हुए सवाल करते हुए अपनी धीमी आवाज़ में पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसकी कही हुई बात को सुनकर कायरा कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह अभी भी सदमे में थी। उसने कुछ भी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं उसे ऐसे अभी भी चुप और खड़ी हुई देखकर करण हल्का सा मुस्कुराया, और फिर उसने मुस्कुराते हुए हल्के से उसके कंधे को टैप किया, और जैसे ही उसने कायरा को टच किया वैसे ही कायरा जल्दी से अपने सेंस में वापस आया, और जैसे ही वो अपने सेंस में आई वहीं उसकी नज़र उसके सामने खड़े हुए करण की ठंडी नज़रों से जा टकराई। और जैसे ही उसने करण को देखा और उसे याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले ही आखिर क्या हुआ था, और वैसे ही उसका पूरा शरीर जैसे गुस्से की वजह से कांपने लगा था और उसकी आंखें एकदम से गुस्से की वजह से खून की तरह लाल हो गई थी, जिसकी वजह से उसने गुस्से के साथ कुछ भी ना सोचते हुए उसने अपने पैर को घुमाया और उसके गले पर मारने ही वाली थी कि करण ने जल्दी से फुर्ती दिखाते हुए उसके पैर को पकड़ लिया, और उसने यह सब कुछ इतनी जल्दी और फुर्ती से किया था कि उसके स्टेप्स को देखकर एक पल के लिए तो कायरा भी हैरान हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि वह क्या था, वैसे ही उसका गुस्सा वापस से उस पर हावी होने लगा था, और उसने अपने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, यू बास्टर्ड, हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? और उसने जल्दी से अपने पैर को पीछे किया, और जब तक करण खुद को संभाल पाता तब तक उसने जल्दी से उसके पेट पर एक किक मारी, जिसके कारण करण बालकनी की सीलिंग से जा टकराया, और उसने अपनी आंखों को उठाकर कायरा की तरफ देखा। तभी कायरा के कानों में किसी के फुट स्टेप की आवाज़ आई। उसका ध्यान उन कदमों में चला गया था, जिसकी वजह से उसने करण को इग्नोर किया, और वहां से नीचे की तरफ अचानक से उसने जंप लगा दी थी। यह देखकर करण हैरान हो गया था और उसने जल्दी से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर देखा तो कायरा को कहीं भी चोट नहीं आई थी। वह सही तो है ना? लेकिन कायरा बिल्कुल ठीक थी। उसने एक नज़र फिर से करण की तरफ देखा, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, और फिर वह वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ करण की नज़र उसी पर थी जब वह उसकी नज़रों से गायब नहीं हुई थी। फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई थी, और उसने अपने एक हाथ को उसके होठों पर रख लिया, और वह कायरा के छुअन को अब महसूस करने लगा था। फिर मुस्कुराते हुए बोला, इंटरेस्टिंग गर्ल, सच में तुम तो काफ़ी क्रूअल हो, हद से ज़्यादा। जब तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम ऐसी भी हो सकती हो, लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। आई लाइक यू। लेकिन तुम हो कौन और यहाँ पर कर क्या रही हो? मगर कुछ भी हो, काफ़ी लाजवाब हो। जिस करण कपूर के आसपास आज तक किसी लड़की का हाथ तो बहुत दूर है, उसके पास पास भी नहीं देखा था, उस करण कपूर को तुमने ना सिर्फ देखा बल्कि छुआ है, बल्कि उसकी फर्स्ट किस को भी चुरा लिया, साथ ही उसके इस दिल को भी। अब तो कुछ भी हो जाए, सिर्फ तुम ही मेरी लाइफ में आओगी, और तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी नहीं लेकर आऊँगा। और मैं वहीं पर खड़ा रहा और यह सब सोचता रहा। वहीं पूरी पार्टी हॉल का माहौल काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुका था, और सभी लोग शॉक हो चुके थे, क्योंकि सभी लोगों को पता चल चुका था कि रोहित सिंह का छोटा बेटा सरवर सिंह का किसी ने मर्डर कर दिया था। और वहीं ताज होटल के बाहर काफ़ी सारी पुलिस की गाड़ियाँ आकर खड़ी हुई थी, और मैं से जल्दी से पुलिस बाहर निकल गई और सीधे अंदर की ओर चली गई थी। जब वहाँ पर
आए हुए गेस्ट ने उस पुलिस को देखा तो सभी लोग हैरान थे। पूरे पार्टी हॉल में उथल पुथल मच गई थी। सभी लोग इधर से उधर दौड़ लगा रहे थे। वहीं से जब रोहित सिंह को इस चीज़ के बारे में खबर लगी तो पता चला तो एकदम से बैलेंस बिगड़ गया था और वह फर्श पर जा गिरा। वह अपनी बेटे को देखकर बहुत प्यार करता था। उसने जब किसी को मर्डर किया था तो वह भौंचक्का कर रह गया था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। फिर वह जल्दी से खड़ा हुआ और अपने बेटे के रूम की तरफ भागा और जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर काफ़ी सारी पुलिस खड़ी हुई थी। उन्होंने जल्दी से उसे रास्ता दिया और जब रोहित सिंह ने अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका वह लाडला बेटा खून से लथपथ था। उसके पूरे शरीर में जगह जगह से खून निकल रहा था। उसके पूरे कपड़े फटे हुए थे। पूरे कमरे में खून ही खून बिखरा हुआ था। उसकी एक हालत को देखकर ऐसा दिखाई दे रहा था कि उसे काफ़ी बेरहमी से मारा होगा और उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। यह देखकर उसकी आंखों के आगे अचानक से अंधेरा छा गया और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा था। करण अभी भी वहीं खड़ा हुआ था और आसमान में चमकते हुए चांद के को निहार रहा था कि तभी पीछे से उसे ढूंढता हुआ वहां पर अजय भी पहुंच गया था। और जब उसने करण को देखा तो उसने हैरानी से कहा, यार तुझे पता है आज रोहित सिंह के बेटे सिरवर सिंह का किसी ने मर्डर कर दिया। पूरे पार्टी हॉल में अफरा तफरी मची हुई है और तू है यहाँ। तू है कि यहाँ पर आराम से खड़ा हुआ और चांद को ऐसे निहारा है जैसे कि उस पर तेरा चेहरा नजर आ रहा हो। उसकी कही हुई बात को सुनकर जब करण ने सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और उस चेहरे की मुस्कान को देखकर उसने अपने मन ही मन कहा, मेरा तो नहीं। खैर उसका चेहरा जरूर नजर आ रहा है। वहीं उसे इस तरीके से किसी पागलों की तरह मुस्कुराते हुए देखकर अजय हैरान हो गया था और उसने उसकी हैरानी से देखते हुए बोला, यार तू पागल है मतलब वहां पर किसी का मर्डर हो गया और तू हंस रहा है। उसकी कही हुई बात को सुनकर करण ने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी नॉर्मल आवाज में कहा, ये मर्डर और किसी ने नहीं बल्कि कायरा ने किया है। और जब अजय ने उसकी कही हुई बात को सुना तो उसका दिल तो जैसे बाहर निकलने को तैयार था। उसकी आंखें मानो फटी की फटी रह गई थी और उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया और चौंकते बोला, यार प्लीज यार मजाक मत कर वरना मेरे दिल का आज हार्ट फेल हो जाना है। जिस पर करण ने सामने की तरफ देखते कहा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अगर नहीं करना तो मत कर। यह सुनकर अजय का मुंह देखने लायक था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसने घबराते हुए कहा कि क्या तुम सच बोल रहे हैं ना? उसकी कही हुई बात को सुनकर करण ने उसके मुंह को थोड़ा टेढ़ा करते हुए कहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। उसकी कही हुई बात को सुनकर अजय की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी और उसने हैरानी के साथ कहा, यानी कि कायरा का एक मर्डर है। ओह माय गॉड, मैंने कहा था ना कि ये लड़की ज़रूर ही इसमें बहुत मिस्ट्री भरी हुई है और तुझे है कि इस लड़की को प्यार हो गया। देख भाई इस लड़की से दूर है, पता नहीं क्या क्या छिपाई बैठी हुई है और अगर पुलिस को पता पड़ गया तो वो सीधे सीधे जेल जाएगी और पूरी पुलिस हॉल में भाग रही है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर करण के चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी मुस्कान आ गई थी। जब अजय ने उसे इस तरीके से मुस्कुराते देखा तो उसने अपने मुंह बनाते हुए कहा, तू क्या पागल हो गया क्या जो इस तरीके से मुस्कुरा रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे सुनाई नहीं दे रहा? यार नहीं, मैंने कोई जोक तो नहीं मारा है ना जिस पर तुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है? अब मुझे बताएगा कि हुआ क्या है और इस तरीके से मुस्कुराने की तेरी वजह क्या है, क्योंकि तू बेवजह तो कभी भी नहीं मुस्कुराया था। उसकी कही हुई बात को सुनकर करण ने भी कुछ भी नहीं कहा और फिर बोरिंग होते हुए अपना सिर खुजाते हुए कहा, चल अब तुम्हारा ड्रामा और सवाल ख़त्म हो गया हो तो क्योंकि अब हमारा यहाँ पर तो कोई काम बचा नहीं है और जो था वह तो वह पूरा कर चुकी है। और फिर उसने ऐसे उबासियाँ दी जैसे उसे पता नहीं कितने बोरिंग फील हो रहा हो। उसे ऐसे देखकर अजय का तो जैसे मुंह बन गया था। वहीं करण की नज़र उस दीवार पर पड़ी जिस पर टिका कर उसने कायरा को किस किया था और उसे फिर से कायरा का एहसास होने लगा और किस तरह से कायरा उसे आंखें फाड़ कर देख रही थी और उसका गुस्सा ये तो देख याद कराते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी और फिर वह अजय के आगे बढ़ गया। वहीं अजय कन्फ्यूजन से उसे दीवार को देखने लगा था और फिर जल्दी से उसके पीछे चला गया और वे दोनों वहां से निकल गए और पूरा ताज होटल भी खाली हो चुका था। वहीं सिंह मैंशन में 1 घंटे बाद रोहित सिंह को होश में आया तो वह गुस्से के साथ सोफे पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसने अपने असिस्टेंट को गुस्से से देखा और चिल्लाते हुए बोला, मेरे बेटे को तुम लोगों ने कैसे ले जाने दिया? उसकी कही हुई बात को सुनकर उसके असिस्टेंट ने डरते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन पुलिस पुलिस को सारे सबूत मिल गए थे और वे उसे पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। और जैसे ही रोहित सिंह ने उसकी कही हुई बात को सुना
उसने ही वैसे ही उसका पूरा गुस्सा जैसे फूट पड़ा था और उसने गुस्से से उसके पेट पर एक जोरदार लात मारी, जिसके कारण वह असिस्टेंट थोड़ी दूर जाकर गिरा और फिर रोहित सिंह जैसे मानो पागल सा हो गया था, वह इधर से उधर चीज़ों को तोड़ फोड़ करने लगा। तभी उसका असिस्टेंट जो कि फर्श पर पड़ा हुआ था, उसका फ़ोन बजने लगा था। तो उसने डरते हुए उस फ़ोन को निकाला। जब उसकी नज़र कॉलर आईडी पर ही तो उसका चेहरा मानो पीला पड़ गया था और वह डरते डरते खड़ा हुआ और वह रोहित सिंह की तरफ गया, जो कि गुस्से से चीज़ों को तोड़फोड़ कर रहा था। उसने लड़खड़ाते हुए आवाज़ में कहा, बॉस, आपकी बड़ी बेटी का कॉल आ रहा है। जैसे ही रोहित सिंह ने यह सुना, वह एकदम से रुक गया और उसने अपनी तीखी नज़रों से अपने असिस्टेंट पर डाला और उसके हाथ से उस फ़ोन को लिया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने फिर कॉल पर रोते हुए कहा, बेटा बेटा, पता नहीं किसने हमारी श्रवण को बुरी तरीके से मार डाला। प्लीज़ प्लीज़ तुम जल्दी से वापस आ जाओ और उसे छोड़ना मत। उसे कुत्ते से भी बुरी मौत देना। जिसने भी उसके साथ ये सब कुछ किया है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और वह फूट फूट कर रोने लगा। तो उधर फ़ोन पर मानो सन्नाटा सा छाया हुआ था, किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा था और फिर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया था और वह फिर फूट फूट कर रोने लगा। तो उसके असिस्टेंट ने डरते हुए जाकर कहा, बॉस, वह लड़की थी। जब रोहित सिंह ने यह सुना तो वह अपनी आंखें लाल से अब अपने असिस्टेंट को तरफ देखने लगा। जैसे देख असिस्टेंट समझ गया कि वह क्या जानना चाहते, जिसकी वजह से उसने अपनी बात को आगे जारी करते हुए कहा, वह एक बॉडीगार्ड ने एक लड़की को खून से सने हुए देखा था और हमें लगता है कि वही लड़की थी जिसने छोटे साहब का मर्डर किया है। वहीं उसकी कही हुई बात को सुनकर रोहित सिंह का गुस्सा मानो साथ में आसमान पर पहुंच गया था। उसने गुस्से से वो खड़ा होकर उसके कॉलर को पकड़ दिया, कहा, तब से क्या तुम मातम मना रहे हो जो आप बता रहे हो? और फिर गुस्से से बोला, वह लड़की आखिर कौन थी, बताओ मुझे। जिस पर उसके असिस्टेंट ने डरते हुए कहा, अंधेरा होने के कारण किसी ने भी उसके चेहरे को नहीं देख पाया था और वह भाग चुकी थी। जब रोहित सिंह ने यह सुना तो उसका गुस्सा मानो सातवें आसमान पर पहुंच चुका था, लेकिन उसने गुस्से की वजह से उसे छोड़ दिया और जोर से चिल्लाया, आखिर कौन थी वह लड़की? किसी ने उसे क्यों नहीं देखा? अगर तुम लोगों में से किसी ने उस लड़की को पता नहीं लगा पाया तो मैं तुम सब लोगों की जान ले लूँगा। समझ गए? तुम सभी लोग। और वह वहाँ से दफ़ा हो जाओ। सभी लोग वहाँ से जल्दी से चले गए थे और वह खुद से ही बोला, कौन हो सकती है लड़की। वहीं दूसरी तरफ कायरा अपने अपार्टमेंट में थी। उसके दिमाग में उथल-पुथल मची हुई थी। उसके चेहरे के आगे बार-बार करण का ही चेहरा आ रहा था और उसके चेहरे पर गुस्सा आ रहा था। वह खड़ी हुई थी और वॉशरूम की तरफ बढ़ के उसने नल को चालू किया और अपने चेहरे पर बार-बार पानी को डालने लगी, लेकिन उसकी आंखों के आगे बार बार करण की वह किस याद आ रही थी। वह उसे भूल ही नहीं पा रहे थे और वह बुरी तरीके से इरिटेट हो चुकी थी। यह देखकर उसका दिमाग खराब हो गया और वह जल्दी से अपने होठों को साफ करने लगी थी। वह अपने चेहरे को मिरर में देख रही थी। उसकी आंखें इस वक्त लाल हो रखी थी और फिर से उसकी आंखों के आगे वही सीन आ गया तो वह जोर से चीख पड़ी और उसने उसके हाथ को मिरर पर दे मारा, जिसके कारण मिरर टूटकर चकनाचूर हो गया। उसके कांच इधर से उधर बिखर गए थे। वहीं कायरा के हाथ से खून निकलने लगा था। उसने अपने हाथों को वॉशिंग बेसिन पर पटकते हुए जोर से चिल्लाई, मेरी लाइफ से दूर रहो। उसने इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। डोंट इंटरफेयर माई लाइफ। उसे अपने आप से बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उससे कितना खून निकल रहा है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। फिर वह वहीं ज़मीन पर बैठ गई और खुद में समेट कर रोने लगी थी। कारा इस वक्त वॉशरूम में ज़मीन पर बैठी थी और वह खुद को खुद में ही समेट कर सुबक सुबक कर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी डोरबेल बजी, लेकिन उसने उस डोरबेल पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं अर्पित कायरा के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। उसने झुंझुलाकर कहा, अब कायरा को क्या हुआ? कब से डोरबेल बजा रहा हूँ, लेकिन वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है? मुझे उसे कितनी सारी बातें बतानी है, लेकिन ये मैडम है कि उसने फिर से थोड़ी देर बाद सोच कर कहा, कहीं ये सो तो नहीं गई ना? क्या पता अपने पहले टारगेट को ख़त्म करने के बाद मैडम आराम से चैन की नींद सो रही हूँ। फिर उसने गुस्से से कहा, अगर वह चैन की नींद सो रही होगी ना तो सच में मैं उसे छोड़ूंगा नहीं यार। मुझे तो इतना भगा रही थी और खुद आराम सो रही है, ये तो गलत बात है ना। और फिर उसने डोर को वापस से देखते बोला, लेकिन अभी तक उसने खोला क्यों नहीं है? वह तो अलर्ट होकर सोती है ना। तभी उसे याद आया कि कायरा ने उसे भी अपने अपार्टमेंट की डुप्लीकेट चाबी दी हुई थी। तो उसने खुद के सर पर चपत लगाते बोला, यार अर्पित, तू कब से इतना भुलक्कड़ हो गया है? छोटी छोटी बातों को भी भूल गया था। और फिर उसने अपार्टमेंट की चाबी निकाली और अपार्टमेंट का लॉक खोलकर वह अंदर चला गया। उसने पूरे अपार्टमेंट में अपनी नज़रों को दौड़ाया, लेकिन उसे कहीं भी कायरा दिखाई नहीं दी थी। यह देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ और फिर वह कायरा के रूम की तरफ चला गया।
तो कायरा अपने रूम में नहीं थी। यह देखकर कायरा ने अपने मुंह मटकाते हुए कहा, अभी कायरा कहाँ चली गई? तभी उसकी नज़र कायरा के वॉशरूम के खुले हुए गेट की तरफ गई, तो वह उसकी तरफ बढ़ गया और उसने जब गेट खोला तो वह एकदम से चौंक पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि कायरा फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसे फर्श में खून ही खून फैला हुआ था और वॉशरूम का मिरर टूटा हुआ था। यह देखकर वह बुरी तरीके से डर गया और वह जल्दी से कायरा के पास गया, उसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे बेड से लाकर लेटा दिया और उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोला, कायरा कायरा। लेकिन कायरा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। यह देखकर अर्पित की हालत खराब हो गई। उसने अंदर ही अंदर काफ़ी घबराहट होने लगी थी। वह बुरी तरीके से डर चुका था। उसने जल्दी से कायरा को बेड से उठाया, क्योंकि अगर कायरा को कुछ भी हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। और वह उसे जल्दी से अपार्टमेंट के बाहर ले जाने लगा और फिर बिल्डिंग के पार्किंग एरिया की तरफ पहुंचा, जहां पर उसकी कार पार्क थी। तभी करण की भी कार आकर पार्किंग एरिया में रुकी। करण और अजय दोनों बाहर निकले। बाहर निकलते ही करण की अर्पित नजरें अर्पित पर गई, जो कि कायरा को अपनी बाहों में लिए हुए अपनी कार की तरफ ले जा रहा था। और फिर जल्दी से उसने कायरा को अपनी कार में बिठाया और इंजन को स्टार्ट करके काफ़ी स्पीड में वह वहां से निकल गया। जब करण ने यह देखा तो वह परेशान हो गया और फिर वह जल्दी से कार में बैठा और अर्पित की कार के पीछे उसने अपनी कार को दौड़ा दिया था। वहीं पार्किंग एरिया में अजय हैरान सा खड़ा हुआ था। उसे तो कुछ भी समझ ही नहीं आया था कि आखिरकार 2 मिनट पहले हुआ क्या था। उसने खुद से कहा, ये क्या हुआ? अब ये कहाँ चला गया? और फिर उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए, हे भगवान, पता नहीं आपने कहाँ लाकर फंसा दिया है मुझे। मुझे इनका कुछ पता नहीं चलता कि ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। और ना ही मुझे किसी का और अच्छी खासी एक लड़की भी मिली थी। पता नहीं वह किसके साथ आई थी। अगर वह उसका बॉयफ्रेंड हुआ तो। और उसका चेहरा लटक गया। वहीं अर्पित काफ़ी स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। उसने सारे सिग्नल्स को तोड़ दिए थे। उतनी ही स्पीड में करण भी ड्राइव कर रहा था। वह भी सारे सिग्नल्स को तोड़ते हुए जा रहा था। उसे भी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने कायरा को बेहोश देखा था। वहीं अर्पित दूसरी तरफ अर्पित ने कार को जाकर सिटी हॉस्पिटल के बाहर ही रोक दिया था और उसने जल्दी से कायरा को कार से बाहर निकाला और उसने गोद में उठाकर उसे हॉस्पिटल के अंदर ले गया। इस वक्त रात के 1 बज रहा था और इस वक्त वहां पर इक्का दुक्का ही नर्स के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कायरा अभी भी बेहोश थी। वह कायरा कोई भी रिएक्शन नहीं कर रही थी। यह देखकर अर्पित को काफ़ी डर लग रहा था। वह जल्दी से चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर यहाँ देखिए, ये प्लीज़। नर्स ने उसे देखा तो वह जल्दी से उसके पास आई और उसने जल्दी से परेशानी से कहा, प्लीज़ आप इन्हें स्ट्रेचर पर लिटा दीजिए। उसने कही हुई बात को सुनकर अर्पित ने जल्दी से उसे स्ट्रेचर पर लिटा दिया और घबराते हुए, प्लीज़ डॉक्टर इसे देखिए प्लीज़, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसकी माथे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उसी वक्त करण की कार भी सिटी हॉस्पिटल के बाहर रुकी और वह भी जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर आया। और जब उसने स्ट्रेचर पर लेटे हुए कायरा को देखा तो वह पहले तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और फिर वह परेशान हुए जल्दी से कायरा के पास आना चाहता था, लेकिन वह उसके पास नहीं जा सकता था। वह कायरा के चेहरे को देखने लगा, क्योंकि कायरा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसे ऐसी हालत में देखकर उसके दिल में एक अलग ही दर्द हो रहा था, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उस नर्स ने कायरा को चेक किया और फिर अर्पित की तरफ देखते हुए बोली, चिंता मत करिए, इन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन अगर आप इन्हें थोड़ी सी भी यहाँ लाने में देरी करते तो इनकी जान भी का खतरा हो सकता था। इनके शरीर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून बह चुका है। वैसे इनके हाथ में ये चोट लगी कैसे? जब अर्पित ने नर्स की कही हुई बात को सुना तो उसकी नज़र भी कायरा के हाथ पर पड़ी और उसने जल्दी से उसके हाथ की तरफ देखते हुए हड़बड़ा कर कहा, मुझे नहीं पता डॉक्टर, मैं तो बस वॉशरूम के अंदर आया तो वह बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी कही हुई बात को सुनकर डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ हाँ में हिला दिया। और जब करण ने यह सुना तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। यह सोचने लगा कि ऐसा कायरा के साथ क्या हुआ होगा जो उसे इस तरह से चोट लग गई। कहीं हुए आज होटल में तो नहीं कुछ हुआ था, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल भी ठीक थी। फिर ऐसा क्या हो गया? फिर कायरा को एक नर्स की तरफ ले जाया गया, एक रूम की तरफ ले जाया गया। कायरा को एक वार्ड के अंदर ले जाया गया था और अर्पित रूम के बाहर था, परेशानी के साथ इधर से उधर चक्कर लगाने लगा था। उसने सिर सिर काफ़ी ज़्यादा भारी हो रखा था। वही करण भी उसे इस तरह से देख कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार अर्पित कायरा के लिए ऐसे परेशान क्यों हो रहा है। उसने अपने मन में कहा, आखिरकार कायरा के लिए ये है इतना परेशान क्यों हो रहा है? कायरा क्या लगती है इसकी? लेकिन उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था।
अर्पित एकदम से रुक गया और फिर उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से एक फ़ोन को बाहर निकाला और किसी को कॉल करने लगा था। थोड़ी देर बाद ही कॉल को पिकअप कर लिया गया था और उधर से आवाज़ आई, अर्पित क्या हुआ? जिस पर अर्पित ने परेशानी भरी आवाज़ में कहा, डैड। और फिर अर्पित ने अपने बालों को हाथ फेरते हुए उसकी अपनी बात को आगे जारी करते हुए कहा, वह डैड, वह इस वक्त कायरा कायरा हॉस्पिटल में है। जब अर्पित के डैड ने यह सुना तो वे एकदम से परेशान हो गए और उन्होंने परेशानी के साथ कहा, क्या हुआ है उसे? वह ठीक तो है? और ये सब कैसे हुआ? उसकी कही हुई बात को सुनकर अर्पित ने परेशानी के साथ कहा, हुआ अभी तो ठीक है डैड, और जब मैं रोहित सिंह की पार्टी में के बाद उसके अपार्टमेंट में आया तो वह बाथरूम में पड़ी बेहोश थी। उसकी वॉशरूम का कांच चकनाचूर था और पूरे वॉशरूम में बस खून ही खून था। उस वक्त काफ़ी डर गया था मैं। मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। उसकी सारी बातों को सुनकर उधर से आवाज़ आई, लेकिन अब वह तो ठीक है ना? जिस पर अर्पित ने परेशान होते कहा, इस वक्त वह वार्ड में है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह ठीक है, लेकिन अगर मैंने थोड़ी और देर की होती तो जान भी जा सकती थी। उसकी आंखों नम हो गई थी। जिस पर उसके डैड की आवाज़ आई, देखो अर्पित, कायरा का तुम्हें बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर उसे कुछ भी हो गया तो तुम अच्छे से जानते हो कि क्या होगा। आदित्य कोई ऐसा वैसा नहीं है और कायरा मैं उसकी जान बसती है। और अब तुम ज़्यादा चिंता मत करो, वह ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी कही हुई बातों को सुनकर अर्पित ने खुद को संभालते कहा, ओके ठीक है। और फिर उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं उसकी सारी बातों को सुनकर करण की आंखें छोटी हो गई। उन दोनों की सारी बातों को उसने सुन लिया था। वह काफ़ी ज़्यादा हैरान था, साथ ही उसकी आंखें छोटी हो गई थी। उसने मन में सोचते हुए कहा, डैड यानी कि डेविड बत्रा, इन लोगों का कायरा के साथ आखिरकार कनेक्शन क्या है? कुछ समझ नहीं क्यों नहीं आ रहा है। और वह मुझे अभी तक कायरा के बारे में कुछ पता भी नहीं चल रहा है। मैंने इतनी कोशिश की, अपने सारे रिसोर्सेस लगा दिए, लेकिन फिर भी कायरा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। आखिर तुम क्या क्या राज छुपाए हुए हो कायरा? और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया था। वहीं कायरा के वार्ड का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकल कर आए। जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ को अर्पित ने सुना, वैसे हुए जल्दी से उनके पास दौड़ते हुए पहुंचा और कायरा की फिक्र करते हुए उससे पूछा, क्या हुआ है डॉक्टर? क्या वो ठीक है? उसकी कही बात को सुनकर डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। अब बोली, हाँ वह ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसकी कही हुई बात को सुनकर अर्पित ने एक चैन की सांस ली और कायरा, वह ठीक है। फिर उसने डॉक्टर को थैंक यू कहा, जिस पर डॉक्टर ने मुस्कुरा दिया और फिर वहाँ से चले गए। 10 मिनट बाद कायरा एकदम से होश में आई तो वह इधर से उधर देखने लगी। जब उसे रियलाइज हुआ कि वह हॉस्पिटल में है तो वह जल्दी से अपनी बेड पर खड़ी होकर बैठ गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई तो अर्पित, जो कि बाहर ही खड़ा हुआ था, उसने उसे ऐसे गुस्से में जाते हुए देखा तो वह जल्दी से उसके पास आया और बोला, कायरा कहाँ जा रही हो? तुम्हें ये आराम करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। वहीं जैसे ही कायरा ने उसकी आवाज़ सुनी, वैसे वह एकदम से रुक गई और फिर उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर क्यों आए हो? वहीं जैसे ही उसके सवाल को अर्पित ने सुना, वैसे ही वह एकदम से जैसे हैरान हो गया था। उसने हैरानी के साथ कहा, बोला, तुम्हें पता भी तुम्हें पता भी है कि क्या हुआ था? तुम वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। अगर मैं नहीं आता ना तो तुम अभी तक भगवान के पास पहुंच चुकी होती। उसकी बातों को सुनकर कायरा ने गुस्से से कहा, अगर मैं भगवान के पास पहुंच रही थी तो पहुंच जाती, लेकिन तुम मुझे हॉस्पिटल में लेकर क्यों आए थे? वह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। उसे इतने गुस्से में देखकर अर्पित को भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि कायरा जल्दी से वह हॉस्पिटल से बाहर निकल गई थी और उसने अर्पित से डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाया और वह भी इसके पीछे पीछे चला गया था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी फैक्ट्री के अंदर सुबह पर साहिल काफ़ी गुस्से में बैठा हुआ था और उसने गुस्से से अपने सामने खड़े हुए एक लड़के की तरफ देखते हुए कहा, ये सब कैसे हुआ था? ये किसने कहा था? वो लड़का काफ़ी ज़्यादा उसकी आवाज़ सुनकर ही काफ़ी तरीके से डर चुका था। उसकी आवाज़ किसी राक्षस से कम नहीं थी। उस लड़के ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता, बस 4 से 5 ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए लोग आए थे और वो एकदम से न जाने कहाँ से हमारी फैक्ट्री पर
टपक गए और फिर उन्होंने एक-एक करके सबको निपटा दिया था और थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई थी और हमारे बचे हुए आदमियों को वह जेल में ले गई। उसके माथे पर पसीना आ गया था। यह सब सुनकर साहिल का पारा हाई हो गया था और उसने अपनी सामने रखी हुई चेयर जोरदार लात मारी और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, क्या बात है? मतलब 5 लोग आए और अपना पूरा काम करके यहाँ से चले गए, लेकिन किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला कि आखिरकार वह 5 लोग थे कौन। वेरी गुड। तभी उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया, क्योंकि तभी उसका असिस्टेंट जल्दी से भागता हुआ उसके पास आया और उसके हाथ में पकड़े हुए फ़ोन की तरफ देख दिखा बना दिया। साहिल ने गुस्से से अपने फ़ोन को ले लिया और बोला, हाँ हेलो। उधर से किसी की आवाज़ आई, बॉस आज रोहित सिंह के छोटे बेटे श्रवण सिंह का किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ मर्डर कर दिया है। और जो यह साहिल ने सुना तो उसकी आंखें एकदम से फैल गई थी। वह एकदम से शॉक्ड रह गया था और उसने हैरानी के साथ कहा, क्या? ये सब कैसे हो सकता है? सारी डिटेल मुझे चाहिए। जिस पर उधर से किसी ने जवाब दिया, बॉस पता नहीं, ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया है। उसकी कही हुई बात को सुनकर साहिल एकदम से किसी सोच में पड़ गया था और फिर उसने आंखें एकदम से हैरान हो गई थी, जैसे कि उसे पता चल गया हो कि ये सब किसने किया होगा। और उसने गुस्से से अपने हाथ में लिए हुए फ़ोन को दीवार पर दे पटका और गुस्से से बोला, कायरा कायरा कायरा, फिर से वही किया जो जिससे मुझे सख्त नफरत है। बहुत हुआ तुम्हारा खेल, अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुम अपने मरने के बाद भी उसे याद रखो। जस्ट वेट एंड वॉच। उसकी आंखों में बदले की ज्वाला धधक रही थी। वह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वहीं दूसरी तरफ 1 घंटे बाद दोनों लड़ते झगड़ते हुए अपार्टमेंट पहुंचे और अब तक रात के 3 बज रहे थे। तो कारा अर्पित से बिना बात किए हुए जल्दी से अपने रूम की तरफ चली गई थी और वो जाकर वहां पर सो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अर्पित भी उसके पीछे आया और जब उसने कायरा को ऐसे सोते हुए देखा तो उसने अपना मुंह बना लिया और फिर गुस्से से साथ बोला, ये लड़की सच में इसके यहाँ पर कोई मेहमान आया होगा और यह है कि आराम से सो रही है। उसे एक बार पूछा भी नहीं कि तुम कहाँ से हो। और फिर वह एक गहरी सांस लेकर वह सोफे की तरफ बढ़ गया और थका हुआ होने के कारण उसे भी जल्दी से नींद आ गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद ही कमरे में खर्राटे की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। उसके सोते ही कायरा ने अपनी आंखों को खोला और खड़ी हुई और फिर उसकी किचन की तरफ बढ़ चली गई थी। वहां पर जाकर उसने अपने लिए एक ब्लैक कप कॉफ़ी बनाई और आकर सोफे पर बैठ गई और अपने लैपटॉप की तरफ देख और उसमें देखते हुए उसकी कॉफ़ी को पीने लगी। उसके हाथों में उसके राइट हैंड में चोट लगी हुई थी, लेकिन फिर भी कायरा को उसके जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर कायरा का लेफ्ट हैंड ही कंप्यूटर पर चलने लगा था। उसका लेफ्ट हैंड भी काफ़ी स्पीड में था और लग ही नहीं रहा था कि वह अपनी लेफ्ट हैंड से टाइप कर रही है। और फिर थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और मुस्कान हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। एक वह है जो खुद को दुनिया के सामने दिखाता है और एक वह जिससे वह अपने अंदर रखता है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आई एम सॉरी, ये घर में शादी होने में स्टोरी टाइम से नहीं आ रही, लेकिन कोशिश करूँगी आपको जल्दी दे सकूँ। थैंक यू सो मच। और कमेंट करना भूलना मत। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।